Hello guys, welcome to my channel. My name is Omkar and in this video I am going to cover the first chapter of 12th standard bookkeeping and accountancy syllabus for 12th standard महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। तो गाइस इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपकी जो न्यू सिलेबस के टेक्स्ट बुक्स है वो अवेलेबल है आपके लिए ebalbharati.in वेबसाइट पे, तो जाके वहीं से आप डाउनलोड उसे कर लेना, ठीक है। और अपनी जो पढ़ाई है वो थोड़ा थोड़ा हर दिन करते रहना। तो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट चैप्टर से। ये जो चैप्टर है वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से मिनिमम 12 to 15 मार्क्स का एग्जाम आएगा और वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा, मतलब उसके अगेंस्ट कोई भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। और ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जो आने वाले हैं 4 चैप्टर्स, उसका एक बेस जो है वो आपको चैप्टर प्रिपेयर करके देगा। 4 चैप्टर कौन से है वो? तो वो फर्स्ट चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस ये जो चैप्टर है वो काफ़ी सिमिलर है आपके 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर से, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। फ़र्क बस इतना है कि इस चैप्टर में आप जो है फाइनल अकाउंट्स बनाने वाले हैं। फाइनल अकाउंट्स मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर ये तो हमने 11th में भी बनाया था। हाँ, तो वही सेम चीज़ आपको बनानी है 12th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर में। बस फ़र्क इतना रहेगा कि इसमें आप जो बनाओगे फाइनल अकाउंट्स वो होंगे एक पार्टनरशिप फर्म के। ओके, तो लास्ट टाइम आप बनाते थे किसके? तो सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न के आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे। तो इसमें आप क्या प्रिपेयर करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, पर किसका? पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है ना। तो फ़र्क क्या होगा? तो फ़र्क ये होगा कि सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न जो था उसमें सिर्फ एक बंदा बिजनेस करता था, तो जो भी प्रॉफिट था वो उस अकेले का था। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या चेंज होगा कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स में बटेगा, ठीक है ना। तो आपको प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सर कैसे बटेगा वो देखते हैं ना इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। अज्यूम करना कि आप जिसके अकाउंट्स मतलब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे 11th स्टैंडर्ड में, उसका नाम था मिस्टर ए। तो मिस्टर ए के दिमाग में एक आइडिया ये आया कि उसे अपने बिजनेस को करना है एक्सपेंड। ध्यान से सुनना स्टोरी को। मिस्टर ए कौन था? सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न था, ठीक है, जिसके आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे कभी 11th स्टैंडर्ड में। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसके दिमाग में आइडिया आया कि उसको करना है बिजनेस को एक्सपेंड, ठीक है। लेकिन उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स क्या थी कि उसके पास सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी बिज़नेस एक्सपेंड करने के लिए कि उसके पास जो कैपिटल था वो लिमिटेड था, ठीक है। फिर अगर उसे बिज़नेस एक्सपेंड करना है तो उसे मैनेज करने के लिए भी कोई तो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन लगेगा। वो सब जगह पे ध्यान नहीं दे सकता, ठीक है। तो उसके पास रिस्पॉन्सिबल पर्सन की कमी थी, मतलब उसके पास मैनेजरियल एबिलिटी भी कम थी, ठीक है। फिर वो सारी चीज़ों में स्पेशलाइज्ड नहीं था, ठीक है ना। उसको सिर्फ अकाउंट्स आता था लेकिन मार्केटिंग नहीं आता था। तो अगर उसको बिज़नेस को एक्सपेंड करना है तो उसको मार्केटिंग भी करना पड़ेगा, उसको कहीं से फाइनेंसिंग भी करनी पड़ेगी, मतलब उसे कहीं से कैपिटल रेज भी करना पड़ेगा। तो वो सब टेक्निकल नॉलेज उसके पास नहीं था। वो अकाउंट्स बहुत अच्छे से संभालता था। सो ही हैड अ लिमिटेशंस ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो उस कारण भी उसको जो है अपना बिज़नेस एक्सपेंड करने में दिक्कत हो रही थी। सो उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं 2 ऐसे बंदों को मेरे बिज़नेस में इनवाइट करूं जो मुझे हेल्प करेंगे अपना बिज़नेस एक्सपेंड करने में, ठीक है। फिर उसने सोचा कि वो मुझे क्यों हेल्प करेंगे एक्सपेंड करने में। तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं उन्हें पार्टनरशिप ऑफ़र करूँगा। मतलब क्या? मतलब हम सब मिल के एक पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे और मेरा बिज़नेस कंटिन्यू करेंगे उस फर्म के नाम से। मैं उन लोगों को कह दूँगा, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो हम सब आपस में बांट लेंगे। वेरी गुड। लॉस हुआ तो आपस में बांट लेंगे, ठीक है। कैपिटल सब साथ में डालेंगे, उसमें कैपिटल जो भी कैपिटल रिक्वायर्ड होगा सब साथ में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कि एक पार्टनरशिप फर्म बनाने का डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन की स्टोरी। देखते हैं थियोरेटिकली पार्ट, ठीक है ना। रीड करना ये थियोरी पार्ट मेरे साथ। The sole proprietorship has its limitations such as limited capital, limited managerial ability, unlimited liability, no stability and absence of specialization. Hence, when a business is to be set up on a scale which needs more capital
and involves more risk. Two or more person come together to run it. They agree to share capital, management, risk and profits of the business. Such a mutual relationship based on an agreement amongst this person is termed as partnership. The persons who have entered into partnership are individually known as partners and collectively called as a firm. तो अपने एग्जाम्पल में जो मिस्टर ए था उसने दो लोगों को इन्वाइट किया, अज्यूम करना दो लोग कौन थे, मिस्टर बी था, मिस्टर सी था, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे। इन दोनों को क्या, जो मिस्टर बी है वो क्या है, पार्टनर है, मिस्टर सी भी क्या है, पार्टनर है। कलेक्टिवली इनको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। ये तीनों क्या करेंगे, साथ में आके बिजनेस करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट्स होगा, लॉस होगा, वो शेयर करेंगे, ठीक है। कैसे शेयर करेंगे, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, उसके अकॉर्डिंगली शेयर करेंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ लिखे होंगे, तो टर्म्स एंड कंडीशंस एक एग्रीमेंट में लिखे होंगे, ठीक है। उस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, उस एग्रीमेंट को हम बोलेंगे पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। वो डीड में क्या क्या लिखा होगा वो देखते हैं ना आगे, वो आगे देखते हैं, ठीक है सर, आगे देखेंगे सर। सो गोइंग फॉरवर्ड, ये डेफिनेशन है आपकी पार्टनरशिप का, पढ़ लेना इसको। क्या बोलता है डेफिनेशन, प्रोफेसर हैंडी, पार्टनरशिप इज डिफाइंस पार्टनरशिप एज, पार्टनरशिप इज द रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन पर्सन्स competent to make contract who agree to carry on a lawful business in common with a view to earn private gain। मतलब क्या, मतलब पार्टनरशिप जो है ना वो एक रिलेशन है जो एग्जिस्ट करता है पर्सन्स के बीच में, जो कॉम्पिटेंट है यानी कि केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है ना। मतलब माइनर नहीं बना सकता, एक लुनेटिक मतलब पागल व्यक्ति नहीं बना सकता, या फिर एक ऐसा बंदा जिसको बीच बीच में दोहरे पड़ते हैं उसके साथ आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते, ठीक है ना। पार्टनरशिप क्यों करना है, तो प्रॉफिट एंड शेयर, प्रॉफिट्स गेन करने के लिए जो है पार्टनरशिप करना है। कौन सा बिज़नेस करना है पार्टनरशिप फॉर्म करके, तो लीगल बिज़नेस करना है। ऐसा नहीं कि आपने सीधा स्मगलिंग चालू कर दिया ड्रग्स का, वो सब आप काम इधर नहीं कर सकते। जो भी लीगल बिजनेस हो वो आपको करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म के माध्यम से, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या बेनिफिट होगा अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं, तो क्या है फीचर्स पार्टनरशिप फर्म के। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये रहे आपके सामने, क्या है देखना है इसको। एग्रीमेंट है, नंबर ऑफ पार्टनर्स, लॉफुल बिजनेस। तो मतलब क्या, एग्रीमेंट मतलब क्या, पार्टनरशिप स्टार्ट करोगे तो क्या लगेगा, एग्रीमेंट लगेगा, ठीक है। जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम प्यार से बोलते हैं, क्या बोलो प्यार से, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स आ सकते हैं, तो मिनिमम 2 लगेंगे। अकेला बंदा क्या पार्टनरशिप करेगा, बराबर ना। तो मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम कितने लगेंगे, 50, मैक्सिमम कितने 50। कौन बोलता है मैक्सिमम 50, तो कंपनीज एक्ट 2013 ने ये बोला है कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में, 50, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, ठीक है। तो कैसा बिजनेस करना है, तो लॉफुल बिजनेस करना है, गांजा मिंजा बेचना नहीं है, ठीक है ना। लॉफुल बिजनेस करना है, किसी की सुपारी लेने वाला बिजनेस नहीं करना है। तो द बिजनेस शुड बी लॉफुल, मतलब इलीगल नहीं होना चाहिए, इन शॉर्ट यही बोला ना। द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट परमिट एनी इलीगल बिजनेस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस उसमें कैसे शेयर करना है। द पर्पस क्या रहेगा, प्रॉफिट अर्न करना पर्पस रहेगा। कोई भी बिजनेस का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई लॉस अर्न करने के लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो पार्टनर्स हैव टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन दी एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं वो एग्रीमेंट को, यहाँ पढ़ा था पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना। इफ़ द एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द रेशियो देन प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली। तो क्या बोलते हैं, अगर एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में कुछ लिखा नहीं है, मतलब आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली शेयर करना है, ठीक है यहाँ, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से ये समझ में आता है कि अगर आपके सम में फ्यूचर में जब आप सम सॉल्व करोगे उसमें अगर प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, पार्टनर्स प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे, अगर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दिया है तो आपको वो इक्वल मान के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब क्या कि क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया नहीं है तो आप क्या एज्यूम करोगे कि ये लोग प्रॉफिट जो है वो इक्वल शेयर करेंगे, प्रॉफिट जो है कितना शेयर करेंगे, इक्वल शेयर करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न की भी लाइबिलिटी जो थी अनलिमिटेड थी। मतलब क्या, अगर लॉसेस ज़्यादा हुए तो घर पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं बिजनेस को और उसको बेच के लॉसेस जो है वो चुका सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसा ही इनकी भी जो पार्टनर्स है पार्टनर्स की भी जो लाइबिलिटी है वो हर एक की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। मतलब सबका घर बिक सकता है बिजनेस के लॉस को चुकाने के लिए, ठीक है।
पढ़े? हाँ पढ़ते हैं. द लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल, दैट इज पार्टनर्स आर लाइबल टिल द लास्ट रुपी इन देयर पॉकेट. मतलब वही रे, घर बार बेच के पैसे देने पड़ेंगे लॉस हुआ तो. ठीक है. इसमें क्या लिखा है? इफ़ एनी वन पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब कोई अगर पार्टनर है जो इंसॉल्वेंट हो गया, देन इज लाइबिलिटी विल बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर. ठीक है ना. मतलब एक पार्टनर, अगर 3 पार्टनर्स है तो सपोज ए अपना जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो उसकी लाइबिलिटी है, उसका जो लॉस है, वो बाकी के 2 पार्टनर्स जो है वो बेयर करेंगे. ठीक है. फिर ये क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है. तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट है. तो क्या बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में. सर बाकी स्टेट में लिखा नहीं है ना, तो फिर नहीं है इंपॉर्टेंट. तो सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट में जो रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है, लेकिन महाराष्ट्र में कंपलसरी है. तो महाराष्ट्र में क्या है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन. असल में मतलब ओवरऑल क्या है? ऑप्शनल. ठीक है ना. तो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मियरली सर्टिफाइज इट्स एग्जिस्टेंस एंड इट्स प्रोसेस. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्ट्रार ऑफ द रजिस्ट्रार. ठीक है ना. तो कंपलसरी कहाँ पर है रजिस्ट्रेशन? महाराष्ट्र स्टेट में. ऑप्शनल ओवरऑल जो है वो ऑप्शनल है, मतलब पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से ऑप्शनल है, लेकिन महाराष्ट्र के रूल्स के हिसाब से कंपलसरी है. याद रखना, ये आएगा पक्का आपके फिल इन द ब्लैंक्स में. फिर देखते हैं जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. मतलब आपकी जो पार्टनरशिप की जो ओनरशिप है वो जॉइंट है, मतलब सारे पार्टनर्स जो है वो ओनर्स है, जॉइंटली शेयर करते हैं ओनरशिप, और मैनेज भी जॉइंटली करते हैं. ठीक है ना. प्रिंसिपल एंड एन एजेंट, मतलब क्या? ईच पार्टनर वर्क्स इन 2 कैपेसिटीज़. हर एक पार्टनर जो है वो 2 कैपेसिटी में काम करता है. कैसे? एक कैपेसिटी है प्रिंसिपल की, दूसरी है एजेंट की. पार्टनर एक्ट्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विथ आउटसाइडर्स एंड विथ अदर पार्टनर्स एज एजेंट ऑफ. ठीक है ना. मतलब आउटसाइडर के लिए पार्टनर कौन है? प्रिंसिपल है बिजनेस का, और आपस में कौन है? एजेंट है. तो ये थे आपके पार्टनरशिप के फीचर्स जो आप आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मतलब ओसी सब्जेक्ट में भी पढ़ोगे. आगे बढ़ते हैं. एक और फीचर था डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन क्या बोलता है? डिसोल्यूशन बोलता है कि अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व थ्रू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर. इफ अ पार्टनर वांट्स टू क्लोज द फर्म, ही कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग 14 days notice. कितना डेज नोटिस? 14 days नोटिस. द फर्म कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व इफ द पार्टनर डाइज, रिटायर्स, बिकम्स इंसॉल्वेंट और इनसेन. इनसेन मतलब पागल. ठीक है. अभी देखते हैं जो आपको डाउट आया था कि पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो रहेगा वो कैसे शेयर करेंगे. तो वो शेयर करेंगे जो भी एक एग्रीमेंट में लिखा होगा उसमें. एग्रीमेंट मतलब क्या? एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? तो पार्टनरशिप डीड में ये सब होता है. ठीक है. देखते हैं. So the document containing the partnership agreement among the partners is called as what? Partnership deed. ठीक है. It contains the terms and conditions which are agreed upon by all the partners. तो पार्टनरशिप डीड में क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. किसके? पार्टनरशिप कैसे चलाना है उसके. ठीक है. जो पार्टनर्स जो है वो पढ़ के उसको साइन करते हैं. तो इट इज़ एग्रीड बाय ऑल पार्टनर्स. ठीक है. तो एग्रीमेंट में बी इन रिटन और ओरल, बट व्हेन इट इज़ रिटन इट इज़ कॉल्ड एज अ डीड. तो एग्रीमेंट अगर ओरल है तो उसको डीड बोलेंगे क्या? डीड नहीं बोलेंगे. तो डीड कब बोलेंगे? अगर रिटन हो तभी उसे क्या बोलेंगे? डीड बोलेंगे. ठीक है. हाँ सर समझ गए. द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक इट कंपलसरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट. तो आ सकता है वापस से फिल इन द ब्लैंक ट्रू और फॉल्स में. ये द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक इट कंपलसरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट. तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है क्या कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए? नहीं. पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट मेक्स इट कंपलसरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट. तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से एग्रीमेंट जो है पार्टनरशिप का वो ओरल भी हो सकता है, लेकिन ओरल एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड नहीं बोलेंगे. सिर्फ रिटन एग्रीमेंट को जो है पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. लेकिन अभी आगे देखो. हाउएवर इन द केस ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स ऑलवेज इन द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट. ठीक है ना. फिर क्या है? पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द फर्म. ओके. तो ये है यहाँ पे दिए हुए कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड. तो क्या होता है कंटेंट? एकदम सिंपल है. क्या क्या होगा? पार्टनरशिप स्टार्ट करनी तो क्या होगा? बिजनेस का नाम होगा. ठीक है ना. तो नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म. और क्या होगा? उसका क्या बिजनेस है वो होगा. मतलब क्या ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, सर्विस इंडस्ट्री है, क्या करोगे तुम लोग.
वो उसमें लिखना है आपको, ठीक है ना। क्या बेचोगे वो लिखना है उसमें, किसका बिजनेस करोगे वो लिखना है उसमें। होटल इंडस्ट्री खोलनी है आपको, होटल खोलना है तो लिखने का होटल बिजनेस, ऐसा सब उसमें लिखना पड़ेगा। नेचर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का नाम, कहाँ पे रहते हैं, वो सब इसमें लिखा रहेगा, ठीक है। फिर और क्या, कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे वो लिखा रहेगा। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशियो में बांटेंगे वो लिखा रहेगा। किस किस पार्टनर्स की क्या क्या राइट्स है, क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या क्या लायबिलिटीज़ है, वो यहाँ पे रिटर्न रहेगा। किस में, पार्टनरशिप डीड में। और क्या रिटर्न रहेगा, और इसमें रिटर्न रहेगा कि जो कैपिटल दे रहे हैं क्या पार्टनर्स, मतलब जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स, उस पर उनको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा। ड्राइंग्स कितने कर सकते हैं, लोन कितना ले सकते हैं पार्टनरशिप फर्म से, कौन, पार्टनर्स, ये लिखा रहेगा। कहाँ पे लिखा रहेगा, पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। फिर कौन से पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, कितना कमीशन मिलेगा, वो जो है यहाँ पे लिखा रहेगा। फिर और क्या लिखा रहेगा, इसमें लिखा रहेगा कि अगर हमने बिजनेस मतलब डिसॉल्व कर दिया, बंद कर दिया, तो हम अकाउंट्स कैसे सेटल करेंगे, जो पैसा बचेगा वो कौन लेके जाएगा, कितना लेके जाएगा, वो इसमें सब मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब मेंशन क्यों करना पड़ेगा, बाद में हेडेक नहीं होना चाहिए ना, इसके लिए। मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स, ये भी उसमें लिखा रहेगा। फिर क्या लिखा रहेगा, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू दी कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब सिंप्लिसिटी ऑफ मैनेजमेंट के लिए जो भी कुछ पॉइंट्स लिखने हो इस पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, फिर लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो क्या इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड के, तो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है ना। कोई पार्टनर्स जो है, कौन पार्टनर्स है, क्या बिजनेस है, ठीक है, क्या किसकी कितनी लायबिलिटी है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, कैसे शेयर करेंगे, कौन कितना कैपिटल लेके आएगा, वो सब रिटर्न फॉर्म में है। तो अगर किसी पार्टनर ने बोला कि मैं तेरे को नहीं जानता, तो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल कब है, तभी पॉसिबल है जब आपका एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न में हो। ओरल एग्रीमेंट में तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, बराबर, तो इसलिए एग्रीमेंट रिटर्न में होना एडवाइजेबल है, ठीक है ना। हाँ, समझ गए। देखो यहाँ पे लिखा भी है, सो बाय हैविंग पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स डिस्प्यूट इन फ्यूचर में बी अवॉइडेड, सिंपल एज दैट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे क्या है। हैंस इट इज़ ऑलवेज इन फेवर टू हैव रिटन एग्रीमेंट, ठीक है ना, जैसे मैंने बोला कि हमेशा फेवरेबल होता है कि रिटर्न एग्रीमेंट हो। सो इट इज़ ऑलवेज इन फेवर टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या है, 1932 है। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ईयर भी पूछेंगे क्या, हाँ सर पूछ सकते हैं ईयर, 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, याद कर लो अभी के अभी, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या पॉइंट्स है। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। कितने बार एक ही चीज़ बताएंगे, बराबर ना, आपको तो याद हो गई रहेगी। क्या है, क्या है, याद हो गया आपको, बताओ। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप फर्म जो है वो एग्रीमेंट बनाता है। एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ओरल में है तो फिर भी डीड बोलेंगे क्या, नहीं, रिटर्न में होना चाहिए, बराबर, वेरी गुड, समझ गए आप लोग। तो फिर आगे, all terms and conditions are mentioned into the deed, but if the partnership deed is silent about any point, then the issue is solved as per the provision of the Partnership Act 1932। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि जो भी कुछ मसले हैं, जो भी कुछ पॉइंट्स है वो पार्टनरशिप डीड में लिखते हैं, पर अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखे तो जो भी कॉमन प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो फर्स्ट वन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब क्या, अगर पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा ही नहीं तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। कौन बोलता है, मैं बोल रहा हूँ, नहीं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोल रहा है, ठीक है। मतलब पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखा तो प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। देखो लिखा है ना यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो मतलब 1:1, ठीक है। तो याद रखना, मतलब क्या, याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि सम सॉल्व करने के टाइम पे क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो आपको प्रॉफिट कैसे बांटना है, 1:1 के रेशियो में बांटना है, मतलब इक्वली बांटना है। 3 पार्टनर्स हो तो 1:1, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मतलब क्या, पार्टनर कितना ड्रॉ करेगा उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मतलब रेट क्या लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा।
या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इसमें है कि रेट ऑफ जो इंटरेस्ट जो होगा वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहेगा। ठीक है, बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड पीरियड के रिगार्डिंग साइलेंट है, मतलब पार्टनरशिप डीड अगर पीरियड के रिगार्डिंग साइलेंट है कि कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो आप क्या करोगे, तो आप 6 मंथ इंटरेस्ट जो है लगा के आ जाओगे। ठीक है, मतलब सम में अगर डेट नहीं दी है ड्राइंग्स की तो इंटरेस्ट तो लगेगा, रेट दिया हुआ है बट डेट नहीं दी है ड्राइंग्स की तो इंटरेस्ट तो लगेगा, लेकिन पूरे साल का लगेगा क्या, नहीं, 6 महीने का ही लगेगा। कितने का लगेगा, 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा। तो सम में वापस से इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2 क्या याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट है तो देखना है डेट है क्या, डेट है तो वेल एंड गुड, डेट नहीं है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल के अलावा अगर लोन दिया है, कैपिटल के अलावा अगर कुछ लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, पार्टनर को कितना मिलेगा, कुछ मेंशन किया है तो उस रेट पे मिलेगा डीड में, अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो 6% पर एनम के हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया आपके सम के लिए, हो गया हिडन एडजस्टमेंट। मतलब क्या, मतलब कि उस आपको दिया रहेगा सम में कि पार्टनर्स लोन, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिया ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको खुद ब खुद मतलब अपने आप से 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा। किसको, पार्टनर को। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब हिडन एडजस्टमेंट्स है। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, मतलब क्या, अगर पार्टनरशिप डीड में सैलरी और कमीशन टू पार्टनर लिखा नहीं है देन नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और कमीशन। ठीक है, मतलब क्या, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इज एंटाइटल्ड टू सैलरी और कमीशन तो ही देना है, नहीं लिखा है तो किसी पार्टनर को भी सैलरी और कमीशन नहीं देना है। ठीक है ना। Any provision is made in the partnership deed, then only the partners are entitled to get commission or salary as per the agreement, otherwise not. ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है नो सैलरी, कमीशन, अलाउंस और एनी रेम्युनरेशन इज टू बी गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर फॉर एनी एक्स्ट्रा वर्क डन। लेकिन अगर डीड में लिखा है तो उतना देना है। एडमिशन टू अ न्यू पार्टनर, मतलब क्या, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर होगा बाकी के पार्टनर्स को पूछ के, बिना पूछे एडमिशन किसी तीसरे पार्टनर का नहीं करने का, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ लो। देखो, नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म एज अ पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। ठीक है, सो गाइस इस लेक्चर में इधर रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है ना। आपको लेक्चर कैसा लगा आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, और आगे लेक्चर्स देखने के लिए, नोटिफिकेशन रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।